हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। और दोस्तों आज हमारे साथ हैं राघव शर्मा, जिन्होंने इस साल का एंट्रेंस एग्जाम DOLLB का क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 41। और ये एक बिल्कुल भी ऐसा इंटरव्यू नहीं रहने वाला कि भाई टॉपर स्ट्रैटेजी या 5 दिन में कैसे DOLLB निकालें या 6 महीने में DOLLB कैसे निकालें, ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है। ये एक शर्मा जी का लड़का बात करने वाला है दूसरे शर्मा जी के लड़के के साथ जिसने इस साल DOLLB एंट्रेंस क्रैक किया है। तो भाई सबसे पहले तो हम इनसे ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, इसकी कसम खिलवा लेते हैं कि भाई जो भी कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जैसे कि मैं कोई नदी पार करके स्कूल पढ़ने नहीं गया और ना मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा हूं, तो सच बोला जाएगा जो भाई बोला बिल्कुल भी जाएगा। अनरियलिस्टिक बातें यहाँ पे नहीं होने वाली है कि भाई मैं तो 12-12 घंटे पढ़ता था, या फिर मैं तो भाई साहब इतने ज्यादा संघर्ष के जीवन में रहता था कि मेरे को किताबें भी भैया नहीं दी तो मैं पढ़ पाया। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। जो इन्होंने रियलिटी में फेस किया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राघव, ये लॉ एज अ करियर ऑप्शन आपने चुना, तो आपका बैकग्राउंड जो है वो लॉ वाला नहीं है, फादर इंडियन आर्मी में है, तो लॉ एज अ करियर ऑप्शन क्यों चुना है? मतलब तो सर मेरा यही है कि जैसे मेडिकल साइंसेज होता है और लॉ है, वो दोनों ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आप लाइफ लॉन्ग पढ़ते रहते हो। तो एक लॉयर भी है, वो कभी भी रुकता नहीं है पढ़ाई, चाहे वो 50 का हो जाए 55 का हो जाए, वो कभी अपनी पढ़ाई नहीं रोकता। सेम मेडिकल साइंसेज है, तो लॉ अपने साथ ना वो एक चीज लेके आता है कि आप लाइफ लॉन्ग लर्न करते रहोगे। और मुझे खुद पर्सनली लर्निंग करना बहुत पसंद है। मैं हर चीज में अपना हाथ पांव मारता रहता हूँ, जहां मुझे जो अच्छा लगे उसके बारे में अपना अपना सीखता रहता हूँ। तो इसीलिए मेरा लॉ के प्रति वही इंक्लिनेशन है कि वो मुझे लाइफ लॉन्ग एक वो कर्व देगा, लर्निंग कर्व, कि मैं सीखता रहूं। तो भाई ये तो इन्होंने ज्ञान की बातें कर दी, फिलोसफिकल वाली, ठीक है कि इन्होंने लॉ एज अ करियर ऑप्शन क्यों चुना। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि खाली ज्ञान ही नहीं मिलेगा आपको टिल द वेरी एंड। आप अपनी उम्र के साथ जवान होते चले जाओगे, एक तो ज्ञान की वजह से, दूसरा पैसे की वजह से, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस जो होगा वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके साथ ही साथ ये जो प्रीफिक्स लगता है ना साहब, तो वकील साहब ही कहा जाता है। ये जो इज्जत मिलती है ना सोसाइटी में, वो आपको लॉ जो है एज अ प्रोफेशन देता है। और पुलिस वालों के सामने तो भाई साहब हम चौड़े हो ही जाते हैं कि भाई क्या बात कर रहे हैं, तेरे से ज्यादा लॉ तो मुझे पता है। तो ये सब और भी फायदे हैं जो लॉ आपको एज अ करियर ऑप्शन देता है। Yes, खाली ज्ञान वाला ही नहीं, जो इन्होंने एकदम आइडियलिस्टिक व्यू आपको बता दिया है, ठीक है। तो यार ये जो DOLLB की प्रिपरेशन है, जहां तक मुझे याद है आपने बैच ज्वाइन 5-6 महीने पहले किया था एंट्रेंस एग्जाम से पहले, तो क्या प्रिपरेशन ही तब शुरू की थी या उससे पहले भी की थी, क्योंकि आप बाकी एंट्रेंसेस की भी तैयारी कर रहे थे लॉ के साथ साथ? यस सर, तो प्रिपरेशन मैंने अराउंड 4-5 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले मुझे थोड़ा बहुत ओवरव्यू था कि सिलेबस क्या है। और प्रिपरेशन में भी मैं वही सेम बात बोलूंगा, जैसे आपने बोली कि कोई टॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है कि 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे, वैसा कुछ नहीं था। जितना मन करता था उतना लिख के रखता था अपनी नोटबुक में कि आज ये पढ़ना है। होने को वो 1 घंटे में कवर हो गया तो 1 घंटे पढ़ा, टाइम लगा तो वो पढ़ा, बस अपने टारगेट्स को डेली कंप्लीट करता था। और ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ो, आपको थ्रेशोल्ड टच करनी है डेली। आपको जितना मैंने उतना पढ़ो, बट कंसिस्टेंट रहो, छोटे छोटे स्टेप्स इंसान लेता रहे। तो वही 5-6 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया, और मैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। उसने और कॉम्प्लीमेंट कर दिया इसकी प्रिपरेशन को। मेरे क्वेश्चंस फाइनल पेपर में भी फंस गए उन एग्जाम्स की वजह से। तो ऐसी मैंने करी थी प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये कोई जैसे मोटिवेशन ड्राइव, कई बार जब हम प्रिपरेशन में लगे होते हैं तो कई बार हाईली मोटिवेट हो जाते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपके लिए मोटिवेशनल क्या चीजें थी जो आपको मोटिवेट करती रही टाइम टू टाइम? मोटिवेट तो सर वही है, जैसे आपने बोला कि लीगल प्रोफेशन अपने साथ एक वो लेके आता है, एक पावर लेके आता है। जैसे बोला जाता है ना, जैसे आपने भी बोला, तो बोला जाता है कि अगर आपने वकील होके भी पुलिस से चालान कटवा ली तो आपके वकील होने पे लानत है। नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम इलीगली कुछ भी करते रहोगे तो तुम वकील हो। मतलब अपने ज्ञान से हाँ, आप अपना लॉ पढ़ के और चीजें सीख के, अगर गलत तरीके से आपका चालान नहीं, क्योंकि इंडिया में होता है तो लॉ एक होगा, वो एजुकेटेड होगा और उसे आसपास की, और लॉयर सिर्फ अपने प्रोफेशन का पक्का नहीं होता है, उसे दीन दुनिया के आसपास जितनी चीजें चल रही होती हैं। लॉ डायनेमिक सब्जेक्ट है, वो सबको साथ लेके चलता है। और दूसरी बात ये है कि मैं बचपन से थोड़ा बहसबाजी में बहुत आगे था घर में। तो घर वाले बचपन से कपिल सिब्बल बोलते थे मुझे, तो मैंने कर दिया सपना पूरा कि लोग कपिल सिब्बल बन जाऊंगा। तो बस वही है ऐसे। और मतलब कोई ऐसा उदाहरण भी दिखता था आपको प्रिपरेशन के दौरान जो आपको मोटिवेट करता हो इस पूरी प्रिपरेशन के जर्नी के दौरान? यस सर, तो जैसे हमारे बैचेस थे तो उसमें बहुत सारे मैं जानता हूँ, 1-2 को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। जैसे निधि मैम थी, तो उनका क्या था कि वो वर्किंग भी थी, मैरिड भी थी और बच्चे को भी संभाल रही थी। उसके बावजूद उन्होंने प्रिपरेशन करी और एग्जाम किया, इस साल क्रैक भी किया उन्होंने क्रैक भी किया इस साल एग्जाम। तो हमें तो कुछ काम ही नहीं होता था, हम तो सुबह उठ के रोटी तोड़ने वाले और रात को चादर ली और सो गए, काम धंधा घर पे कुछ करना नहीं है। तो वही चीज थी कि उनको देख के लगता था कि हमारे पास तो किस चीज की कमी है। तो वो, अगर आप मुझसे एकदम अप्रोक्सीमेट वो पूछोगे मोटिवेशन, तो सबसे पहले तो मुझे वहीं से आती थी। लॉ करने का कोई एज बैरियर नहीं है। और एक उनका नाम उन्होंने लिया, निधि मैम थी, उनके साथ साथ एक करमवती मैम भी थी। ये दोनों लोग मैरिड थे और बच्चों को भी संभालते थे, अपनी पर्सनल लाइफ को भी संभालते थे और फिर एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते थे काफी हाईली मोटिवेट होके।
Yes. तो आपको तो यार, आप तो जवान हो भी, ठीक है, आप तो एकदम जवानी के फूल खिले हुए हैं आपके पास आसपास तो यार आपको ऐसा मैनेज भी नहीं करना है बच्चों को, तो आप अच्छे से और कर सकते हो इस प्रिपरेशन को पूरी। और उसके साथ साथ एक सोर्सेज वाला सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये वीडियो कोई व्यूअर देख रहा है और कोई लड़का है जिसने इस साल एंट्रेंस निकाला है, आपने उससे नहीं पूछा कि उसने क्या सोर्सेज फॉलो किए, तो बेकार थी वीडियो। तो बता दो यार, क्या सोर्सेज फॉलो करते थे आप? तो सोर्सेज में मैंने वही बोला कि आप सबसे पहले वो कर सकते हो, जो यूनिवर्सल की बुक आती है वो हम पूरी कंप्लीट करें, और उसके बाद बेयर एक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो बेयर एक्ट की पुत्तियां हम बिस्तर पे बिछा लेते हैं और वो ऐसे ऐसे पूरी लॉ स्कूल में घुसने से पहले ही, मैंने ऐसा कुछ नहीं खरीदा, मैंने अब भी नहीं खरीदा है, अब मेरा निकल गया, मैं अब भी नहीं खरीदा बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट आपको नहीं है। आप जैसे मैं भैया के कोर्स में था, तो उसमें लॉ वाले कोर्स में क्या था कि इलस्ट्रेशन भैया ने थेफ्ट पढ़ा दिया, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ा दिए, इलस्ट्रेशन उसी में थी। मुझे बेयर एक्ट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और नाम चेंज कर देते थे आप, पेपर में बस नाम चेंज होता था, स्टेटमेंट पूरी वही आ जाती थी। और नाम तो हम इलस्ट्रेशंस में बैच के बच्चों को ही रख देते थे कि भाई राघव ने गया इसके पास, उसने उसको मना कर दिया, ये हुआ वो हुआ। वैसे हम पूरी इलस्ट्रेशन पूरा बेयर एक्ट उसमें कवर कर देते थे। पर ये भाई प्रमोशनल वो नहीं है एंगल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेयर एक्ट ले लो, पर उसका खाली इलस्ट्रेशंस पढ़ के जाओ। पूरा आपको बेयर एक्ट के प्रोविजंस पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अपनी प्रिपरेशन को गधों की तरह हमने नहीं करना है, हमें घोड़ों की तरह चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बस किताबें बिछा दें और फिर मैं देखता हूँ यार, मतलब फोटो खींचेंगे उसके बाद स्टेटस पे डालेंगे कि लॉ स्कूल जर्नी कमिंग फुलफिलिंग गेटिंग ड्रीम कमिंग सून, और कर हर मैदान वाला उसमें पीछे गाना लग जाएगा। तो ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। फालतू के सोर्सेज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। बंदर जैसा नहीं बनना है कि कभी एक कोचिंग वाले को पकड़ लिया, फिर दूसरे वाले को भी पकड़ लिया, फिर ये किताब पकड़ ली, वो किताब पकड़ ली। ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि मैं टेलीग्राम पे देखता हूँ, जैसे कोई बच्चा अगर आईपीसी पढ़ रहा है, अभी किसी ने टेलीग्राम पे कोई उल्टा सवाल पूछ लिया टॉर्च से, जो कि जुडिशरी में पूछा जाता है, वो उसने पूछे तो बंदा फंबल हो जाता है कि यार मेरा तो शायद टॉर्च भी अच्छे से मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर विश्वास रखना है। कोई टेलीग्राम की कहानी आपने मुझे सुनाई थी जब हम बैच चल रहा था हमारा, कि भाई मेरे साथ टेलीग्राम पे ऐसा हुआ था, तो एक बार वो भी सुना दो, इनको जरूरी है। जैसे अपने टेलीग्राम का बताया, मैं उस मेरे को एलएलबी की तो गारंटी है, पर जज जरूर बना देंगे टेलीग्राम वाले आपको डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो टेलीग्राम में वही था सर, एक बार मतलब कोई बच्चा था तो उसने ज्वाइन किया था टेलीग्राम, वॉइस चैट थी, मैंने रैंडमली, मैं किसी दूसरे नाम से हूँ टेलीग्राम पे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहां पे टॉर्च को लेकर वो बच्चा थोड़ा परेशान था कि मुझे टॉर्च में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सवाल लगाने में, तो मैं क्या करूं, कोई नोट्स दे दो। मैंने इतने पेजेस के नोट्स बनाए हैं। तो किसी ने सामने से पूछा कितने पेजेस के बनाए हैं, तो उसने बोला मैंने तो 20-25 पेज के मेरे टॉर्च के नोट्स बन गए। तो मैंने बोला यार कम से कम 150 पेज के बनाओ भाई, ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें इतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि मतलब कितना चल रहा है वहाँ पे, झूठ फरेब चल रहे हैं और क्विज़ेस चल रही हैं, उसमें आधे सवाल मैं वही कि एलएलएम वाले भी डरे उन सवालों को लगाने से पहले, जिसमें वो एलएलबी वालों को डर दे रहे हैं। तो ऐसे यार आपको वो नहीं होना है, मतलब आप डायरेक्शनलेस मत हो जाना है सोच के कि भाई ये सवाल दूसरे ऐसे बता रहे हैं कि वो टॉर्च का किसी ने बेचारे ने पूछ लिया कि भाई टॉर्च के किसी सोर्सेज है तो दे दो, मैंने तो 20-25 पेजों के नोट्स बनाए, तो उसने बोल दिया यार 150 पेज होने चाहिए। जबकि हकीकत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ना 12 घंटे पढ़ने वाली हकीकत सच है, ना ही 150 पेजेस के पर सब्जेक्ट के नोट्स सच है, ठीक है। आप अपनी तैयारी को अपने एंगल से, अपने पर्सपेक्टिव से लेके चलो, ठीक है। तो कोई वैसे आपके चेहरे पे जैसे मुस्कान छाई हुई पूरे इंटरव्यू में, और हम एकदम बैक बेंचर वाले लड़के भी हैं, तो हम लोगों की जिंदगी में कभी एंजाइटी ऐसा कुछ रहता नहीं है। हमें हमेशा हम जादूगर जैसे ही रहते हैं कि भाई जादूगर हैं, आज गिरेंगे तो कल उठे जाएंगे, तो ऐसी टेंशन कभी होती नहीं। पर फिर भी अगर एग्जाम के दौरान एंजाइटी रही हो तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? तो मेरे को तो ऐसा एंजाइटी नहीं थी, मतलब जैसे मैंने बोला ना, मेरे को वो था कि स्ट्रीट लाइट के नीचे 1 बजे रात को उतनी लाइट में मुझे पढ़ना है या फिर नदी पार करके जाना है, वैसी कोई कहानी नहीं थी। हाँ ये होता है कि जब आप पढ़ते रहते हो तो सैचुरेट हो जाते हो एक पॉइंट पे आके। अब कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हो, आईपीसी बार बार पढ़ रहे हो, तो आप सैचुरेट हो जाओगे एक पॉइंट पे आके। तो वही है, बट मैं ऐसे इसको अलग एंगल से देखता था कि ये चीज बड़ी है, इसीलिए इसके साथ सफरिंग बड़ी आ रही है। स्टोइसिज्म, मैं फिलॉसफी पढ़ता हूँ, तो स्टोइसिज्म में मार्कस ऑरेलियस का एक कोट है कि यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन बट यू कैन चेंज योर रिएक्शन टू द सिचुएशन। हम जो रिएक्ट करते हैं सिचुएशन पे, सिचुएशन हमारे अधीन कभी नहीं होगी। और सेम एक विंसेंट गॉज का भी कोट है कि टू सफर विदाउट कंप्लेंट इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। कि सफरिंग आप कभी कंप्लेंट नहीं करनी है, वो सफरिंग में भी आप खास हो, इसीलिए आपके साथ वो हो रहा है। तो उसको आप हमेशा ब्राइटर साइड पे देखो रादर देन नेगेटिव होना कि मैं वो यार मैंने बात बोली कि अपने आप को जादूगर समझो, ठीक है। जादूगर बार बार अपनी छड़ी ऐसे चलाता है, पहली बारी में जादू नहीं होता, दूसरी बारी में नहीं होता, पर तीसरी बारी में हो जाता है वही जादू, ठीक है। तो वैसे ही अपने आप को जादूगर समझो कि भाई पहली बारी में क्लिक नहीं हुआ, दूसरी में नहीं हुआ, तो तीसरी में तो हम चढ़ ही जाएंगे। जब पहाड़ भी कोई चढ़ता है तो भाई वो इतनी मुश्किल से किसी लेवल तक पहुंचता है, फिर नीचे गिरने लगता है वो, पर वो फिर से कोशिश करता है और ऊपर तक आखिरी में पहुंच ही जाता है। तो ये
पर्सपेक्टिव अगर आप बना के चलोगे तो लंबे जाओगे, खाली एंट्रेंस में नहीं लाइफ में भी लंबे जाओगे, क्योंकि उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है, आराम और विराम जीवन में आते रहते हैं, पर अगर आपका दृढ़ संकल्प होगा तो घने बादलों में भी तारे नजर आते हैं, ठीक है, तो वही पूरा सिस्टम है भाई, तो इसको जरूर आप लेके चलो। और कोई मॉक टेस्ट जैसे मैं देखता हूँ, मॉक टेस्ट में बच्चों के ऐसे नंबर नहीं आ रहे होते थे, मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चों के भी नंबर नहीं आ रहे होते थे मॉक टेस्ट में, हमारे यहाँ किसी और कोचिंग के, तो काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते थे कि हमारे तो नंबर नहीं आ रहे हैं जबकि इतना पढ़ा है। तो मॉक टेस्ट को लेके क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? मॉक टेस्ट से रिलेटेड मेरा यही रहा कि मेरे खुद उतने बढ़िया नंबर नहीं आते थे मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, हम दूसरे को देख के थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, किसी के 400 में से 350 आ गए, 360 आ गए, आपको लगेगा मेरी तैयारी तो किसी लेवल की है ही नहीं। और मैं तो मॉक भी तब लगाता था जब उसको आए हुए एक महीना हो जाता था, मतलब मैं लास्ट में होता था मॉक लगाने वाले में, तब भी मेरे उतने अच्छे स्कोर नहीं आते थे। तो मॉक बस आपको एक चेक करने की चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही चीज एंड है। मैंने जैसे मैं बोलता हूँ कि मैदान होता है, कभी कभी आप फाइनल गेम खेलने के लिए बने हो, कभी कभी जो टेस्ट वो होते हैं प्रैक्टिस मैच, उनके लिए आप नहीं हो, आप सीधा ओपन करो। कई बार आप केएल राहुल होते हैं और कई बार विराट कोहली, यही बात है भाई। तो वही चीज है कि हो सकता है जिस दिन एलएलबी का फाइनल एग्जाम दो, उस दिन ग्राउंड आपके कंडीशंस आपके हिसाब से हो, उस दिन आप छक्के चौके लगाओ और बढ़िया नंबर निकाल के लेके जाओ, तो उस चीज से डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, कंपेयर नहीं करना किसी के साथ, आपकी अपनी जर्नी है और उनकी अपनी है, तो वही है बस अपनी। मेरे को याद है तुम्हारा जो हमारी ऐप है उसमें तुम्हारी जो फोटो लगी रहती थी वो जो बाइडेन की थी, जिनमें उन्होंने सेहरा वेहरा पहन रखा है, ये वाली फोटो थी, कोई जानता नहीं था कि राघव शर्मा कौन है, और मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर भी इनके नहीं आते थे कोई खास, आखिरी में जाके आने लगे थे, पर वैसे पूरे साल इतने खास नहीं आ रहे थे नंबर, पर आखिरी में जाके भाई साहब 41 रैंक आ गया। तो ऐसा ही है कि बार आपको लोग अपने आसपास दिखेंगे जो आपको बिल्कुल गायब दिखेंगे, ठीक है, जिनके नंबर भी नहीं आ रहे होंगे पर उनके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और अगर आपके मॉक में अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको खाली मॉक से ये समझना है कि नए नए सवाल आपने कौन से सीखे और क्या आप 2 घंटे का पेपर पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और आपकी डायरेक्शन सही जा रही है या नहीं जा रही, उससे हड़बड़ा नहीं जाना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और यार एक क्लासरूम में ज्ञान देता था, काफी ज्ञान दिया वैसे तो मैंने पूरे अपने बैच में, हम एक सत्संग वाला सेशन भी करते थे जिसमें हम सब लोग मिलकर इंटरैक्ट करते थे, ऐप से अलग गूगल मीट पे जाके, कि हमारा वो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। तो भाई वहां पे जाके मैं तुम्हें ज्ञान देता था सबको कि भाई लड़के हो तो लड़कियों से दूर रहो और लड़की हो तो लड़कों से दूर रहो, पहले कुछ बन जाओ फिर इन सब में आना। तो इससे तुम वास्ता रखते हो, मतलब राब्ता है तुम्हारा इस बात से, या तुम इससे बिल्कुल कहते आ रहे हैं भैया ऐसा भी नहीं होता है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ यहाँ पे। मेरा ये कहना है कि अगर कोई चीज चल के आपके पास खुद आ रही है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी नेचर की हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, और अगर कोई अच्छा इंसान होगा ना, अगर वो आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट ही करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सट्रीम में मत जाओ, अगर आपको जैसा लग रहा है, मतलब आपको जो सूट कर रहा है उस हिसाब से खेलो, आती हुई चीज को मना मत करो। पता है बाद में हो सकता है किस्मत खुले ही ना, 10 साल कुआरे रहो, तो वो वाली चीज है। तो आती हुई चीज को मना मत करो, और पढ़ाई उसको समझाओ कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है गोल। जिसको लंबा रहना होगा वो समझेगा इस बात को, और अगर नहीं है तो फिर बर्बादी तो अपनी 3 महीने में वो भी अपनी बर्बादी कर लेगा, दूसरा इंसान आप भी कर ही लोगे। तो वही चीज है। मतलब भाई का कहने का मतलब है कि अगर कोई आपकी तरफ आ गया है लड्डू, तो आप लड्डू खा लो, पर मॉडरेशन में खाओ, मतलब ऐसा ना हो कि डायबिटीज हो जाए, बाद में आके तुम्हें डॉक्टर के पास ही उतने पैसे देने पड़ जाएं। तो ठीक है, भाई हमारी बात से वास्ता नहीं रखता है, भाई का कहना है ट्रेन अगर मिल रही है कहीं जाने के लिए तो ट्रेन में चढ़ जाओ, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि गलत डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं करना है ना, ये कह रहे हो। और पर एक बात तो याद रखना, ये खासकर एक लड़कियों के लिए भी एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि इन द एंड अगर अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर बन रहा है, अलग अलग चीजों का बनता है लड़कियों के ऊपर, कि भाई ऐसा माना जाता है सोसाइटी में कि कोई एज है, इस एज तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए, ये खासकर लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। पर अगर आपको पता है कि आप बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो लाइफ में, आपको अपने ऊपर भरोसा है, वो आत्मविश्वास है आपका, तो भाई लॉ को भी आप एज अ करियर ऑप्शन लेके चल सकते हो। आप समाज में बदलाव तभी आएगा जब आप खुद इस प्रोफेशन में आओगे, ठीक है। दुनिया की मत सोचो कि भाई लॉ एज अ ऑप्शन सही नहीं होता लड़कियों के लिए, अरे भाई लड़कियां जब तक आएंगी नहीं तो ये प्रोफेशन बदलेगा कैसे। और वो रही शादी वाली बात, तो घर वालों को समझाओ, और ना समझे तो और समझाओ, पर अपना जो ड्रीम है उसको मत छोड़ो, मैं ये मानता हूँ। तो भाई एक बात और आती है लास्ट में कि कोई टिप अगर आप देना चाहो इन बच्चों को, ऐसे बच्चे रिश्तेदारों से भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। पर उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई रिश्तेदारों को, एक गौर गोपाल दास जी की वीडियो थी, उसमें बोला भाई रिश्तेदार तो आपके पास आ ही जाते हैं जब आप कामयाब हो जाते हो, ठीक है, वो रिश्ते होते हैं क्योंकि, पर फरिश्ते होते हैं जो आपके साथ बुरे समय में आपके साथ रहें, तो आप उनको अपने करीब रखो। और जो रिश्तेदार हैं वो तो जब चढ़ता हुआ सूरज होता है तो सब उसको सलाम करते हैं। तो कोई टिप जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे
इस प्रिपरेशन के दौरान जो आपको लगता है कि इनके पास रहनी चाहिए? तो पहले मैं उसकी बात पे आता हूँ, रिश्तेदार वाली बात पे। तो रिश्तेदारों से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोटी हम अपने पैसे की तोड़ रहे हैं, अपने पैसे की खा के रात को सोते हैं। वो अपने पैसे की तोड़ रहे हैं, तो आप फर्क पड़ना चाहिए। मम्मी पापा भाई बहन आपका कोई है उनसे पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या एक दो सच्चे दोस्त होते हैं जो उनकी कही बात, क्योंकि वो भले के लिए आपके बोलते हैं। और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो टिप मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रिपरेशन के दौरान मैंने एक चौपाई अपनी लिखी हुई थी, उसपे रामचरितमानस से, कि जही करे जही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले ही ना कछु संदेहु। तो मतलब जिस चीज पे आपका सच्चा प्यार होता है ना, तो उस चीज में आपको संदेह नहीं करना है, वो चीज आपके पास खुद चल के आएगी। तो रामचरितमानस का ये है, तो वो चाहे आपका इंटेलेक्चुअल लव हो जैसे कि लॉ है, और चाहे दूसरा प्यार हो, तो वो चीज खुद आपके पास चल के आएगी। तो दूसरे प्यार पे लड़के ने काफी फोकस किया वैसे। मैं वैसे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मतलब अगर किसी से भी आप चाहो, तो अगर आप सच्ची शिद्दत और डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज पे काम करो, तो वो चीज स्वयं आपके पास चल के आएगी। इस चीज की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। और याद ना हो रही हो ना चीजें, तो रिवाइज करो, ठीक है। और अब लोग मुझसे पूछते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। भाई पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता, पर पढ़ाई के लिए एक ही मोटिवेशन है कि बेटा समाज में अगर इज्जत चाहिए, एक अच्छा बाप एक अच्छी बेटी तुम्हें तभी देगा जब तुम अच्छे से पढ़ोगे। और लड़कियों को अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है और एक नया आयाम लिखने हैं जिंदगी में, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। शादी में भी तुम देखोगे कि जो लड़का अच्छे कॉलेज में होगा, जिसका अच्छा पैकेज होगा, उसके मजे होते हैं, उसको पुलिस वाले टाइम से आते हैं, टेबल पे हर एक चीज आती है, टेबल पे सब कुछ आती है, एक्स्ट्रा पूरी मिलती है, एक्स्ट्रा अलग पेप्सी मिलती है, आइसक्रीम भी अलग मिलती है भाई, मतलब ज्यादा मिलती है। रिश्तेदारों में जॉन अलग होती है। और रिश्तेदार बच्चों को भी लेके आते हैं कि बेटा जरा सीख लो इनसे कैसे, तुम्हारा बेटा कैसे आगे करियर ऑप्शन में करे। तो भाई पढ़ाई की यही मोटिवेशन है, ठीक है। अपने को भी बिजनेस क्लास में बैठना है, कब तक लोगों को देखते रहेंगे कि बिजनेस क्लास में एक्सपीरियंस है। और लाइट रहना है, खेलना कूदना भी है साथ साथ। और कुछ ये नहीं कि आपको 6 घंटे पढ़ना है। मैं खेलता कूदता था, क्योंकि साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जब आप खेलते कूदते हो। तो खेलो कूदो मौज काटो। जितना सोने का मन कर रहा है 10 बजे उठने, कोई नहीं कह रहा 5 बजे उठ के किताब खोल लो। हम 10 बजे उठते थे, गाली खा के घर वालों की। तो ऐसा नहीं है सुबह 5 बजे अच्छी पढ़ाई होती है, बेटा 5 बजे ही पढ़ो, जो भी तुम्हें सूट करे, रात का हो समय या दिन का हो, अपने हिसाब से बस कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट में ये भूल जाना कि भाई प्रिपरेशन कर रहा हूं, नहीं हुआ तो क्या हुआ। भाई एक कोट है, बहुत अच्छा एक शेर है कि क्यों डरेंगे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही चिल, बहुत ही धांसू कॉन्वर्सेशन दो शर्मा जी के लड़कों के बीच में ड्यूएलएलबी की प्रिपरेशन को लेकर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें कसम है उसी वाली की जिसका तुमने शिद्दत वाला प्यार मिला। इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और चैनल पे जरूर कमेंट करके आना। थैंक यू सो मच, दिस वाज योर चैनल लीगल पेडागॉजी।